हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग नहीं गुड आफ्टरनून। एक्चुअली गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून का तो मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग किसी भी रैंडम समय पे ये देख रहे हैं, ठीक है। तो फिर भी गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर आप दोपहर में देख रहे हो तो गुड इवनिंग, अगर शाम में देख रहे हो तो वेल, जोक्स अपार्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अगेन रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना। आज थोड़ा सा मैंने कुछ क्रिएटिव किया है इस बोर्ड पे। सोचा कि भाई क्यों ना थोड़ा अच्छा किया जाए। तो रिएक्शन मैकेनिज्म के अगले पार्ट पे आगे बढ़ते हैं अब, जिसमें हम लोगों ने आई थिंक लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कुछ बेंजीन से रिलेटेड बातें बताई थी, जिसमें हम लोगों ने बेंजीन की रिएक्शन की थी, अगर आप लोगों को याद है तो। अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देख रखा है तो पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पे बात की थी, जिसमें मैंने इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशी यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाया था, और वहां पर मेरा बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी का काम कर रहा था, बिकॉज उसके पास पाई बॉन्ड्स होते हैं, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ऐसा कोई भी जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच हो सकता है, या फिर वो एक इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करने का काम कर सकता है, या फिर वो न्यूक्लियोफाइल भी बन सकता है। मैं ऐसा सिंपल कह सकती हूँ, ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूँ कि भाई जो मेरा बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग है, ठीक है, तो वैसे ही मेरे जो अल्कीन्स और अल्काइंस होते हैं उनके पास भी तो पाई बॉन्ड होता है। तो क्या पाई बॉन्ड होता है तो वो लोग इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। वो लोग भी इलेक्ट्रोफाइल्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो भी हम देखेंगे कि भाई इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन और अल्केन पे, अल्कीन और अल्काइन पे कैसे आके लगता है। उससे भी पहले अल्कीन और अल्काइन पे बढ़ने से पहले, ठीक है ना, हमारा जो उसके पहले वाला क्लास ऑफ कंपाउंड्स होते हैं यानी कि हमारे अल्केन्स, तो हम पहले उससे पहले बात कर लेंगे अल्केन्स की, कि अल्केन्स किस तरह की केमिकल रिएक्शन करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन, फिर बताऊंगी कैसे करते हैं केमिकल रिएक्शन अल्कीन्स, और फिर बताऊंगी अल्काइंस। तो यहाँ से वी आर स्लोली मूविंग टूवर्ड्स हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन्स की केमिकल रिएक्शन की तरफ हम स्लोली बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम अल्केन्स के बारे में बात करेंगे कि भाई हमारे जो अल्केन्स हैं वो किस तरीके से केमिकली रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग फटाफट, ठीक है। अल्केन्स की केमिकल रिएक्शन पे तो बात करेंगे। अल्केन्स कैसी केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो आप लोगों को बता दूं, अल्केन्स बहुत ही एक नंबर के ढीठ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही ढीठ मॉलिक्यूल्स होते हैं। यानी वो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं होता, बिल्कुल भी उन्हें यहाँ पर पसंद नहीं होता कि हम उनको रिएक्शन करवाएं, यानी वो बिल्कुल रिएक्शन करना पसंद नहीं करते। कौन? हमारे अल्केन्स, ठीक है। तो अल्केन्स जो होते हैं वो बहुत ही ढीठ होते हैं, इसीलिए वो लोग किसी भी तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करने वाले एजेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट्स, रिड्यूस करने वाले एजेंट्स, ठीक है, किसी भी तरह के एसिड्स, बेसेस, इनके साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते। वो लोग आयोनिक वाले चीज़ों के साथ बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते। वो आयंस वायंस बनाना, कटायन बनाना, हाइड्रोजन निकालना, इन सब में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। कौन? अल्केन्स, ठीक है। वो एक तरह की केमिकल रिएक्शन करते हैं और वो है हमारी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन्स करते हैं। कौन करते हैं? अल्केन्स। कैसी रिएक्शन करते हैं? फ्री रैडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मैम ये फ्री रैडिकल क्या चीज़ है? बताया हुआ है फ्री रैडिकल क्या चीज़ है। कार्बन फ्री रैडिकल के ऊपर भी हमने बातें की हुई है। इनफैक्ट हमने उसकी स्टेबिलिटी के बारे में भी पूछा हुआ है, ठीक है, मतलब बताया हुआ है कि कार्बन फ्री रैडिकल की कैसी स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पर हम सिर्फ कार्बन फ्री रैडिकल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बहुत सारे टाइप के फ्री रैडिकल्स के बारे में बात करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम लोग आज जो है हैलोजन फ्री रैडिकल्स की स्पेशली बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं कि फ्री रैडिकल सब्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पर फ्री रैडिकल सब्स्टिट्यूशन में अल्केन्स का करने वाली हूँ। यहाँ पर फ्री और रैडिकल के बीच में स्पेस की जगह सी टाइप हो गया है, ठीक है ना, वो आप समझ सकते हैं। ये सी जो है ये जबरदस्ती का टाइप हो गया है, अभी मैं उसको करेक्ट करने के मूड में नहीं हूँ, बिकॉज अभी मैं पढ़ा लेती हूँ अभी आगे, ठीक है ना। फ्री रैडिकल सब्स्टिट्यूशन की अगर बात करूँ तो बेटा जो मेरा फ्री रैडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, वो एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक, ब्लैक कलर ले लिया जाए, वो एक्चुअली इट्स द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन। यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसकी? तो भाई साहब अल्केन की। अल्केन्स को बहुत ही पसंद होता है
शायद ज़्यादा ही मोटा हो गया है ये, इसको ज़रा पतला कर लिया जाए, ठीक है। अल्केन्स को बहुत ज़्यादा पसंद होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करना। यहाँ पर भी देखो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यानी एक रेडिकल जाएगा दूसरा रेडिकल आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक रेडिकल जाएगा दूसरा रेडिकल आएगा, किसी तरह के आयंस नहीं बनने वाले, ना पॉजिटिवली चार्ज और ना ही नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पर फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन होने वाला है और वो फेवरेट रिएक्शन है हमारे अल्केन्स की, ठीक है। वाई, ऐसा क्यों? क्योंकि भाई बिकॉज अल्केन्स डू नॉट रिएक्ट रेडीली, वो नहीं रिएक्ट करना पसंद करते, डू नॉट रिएक्ट रेडीली विथ, किसके साथ? तो बाकी एसिड्स के साथ, जैसे मान लो H2SO4 है, HNO3 है और बहुत सारे एसिड्स हैं, ठीक है ना। बेसिस के साथ भी वो इतने अच्छे से रिएक्ट नहीं करना पसंद करते। और कोई हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है, ठीक है, वैसे एक कंडीशन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करने की, वो जब मैं आप लोगों को अल्केन्स पढ़ाऊंगी, जब मैं आप लोगों को प्रॉपर हाइड्रोकार्बन पढ़ाऊंगी, तब आप लोग देखिएगा, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। रिड्यूसिंग एजेंट्स, यहाँ पर मैं यही सिर्फ हमारे पास एसिड्स, बेसिस, रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अल्केन्स इनमें से किसी के भी साथ रिएक्ट करना पसंद नहीं करता, बताया था, बहुत ही बेशरम और ढीठ किस्म का मॉलिक्यूल होता है, केमिकल होता है, ठीक है ना, कौन? अल्केन। तो इसीलिए अल्केन रिएक्ट करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है बेटा, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता कैसे है? तो ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन 3 स्टेप्स में होता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन occurs in 3 steps, वो 3 शानदार स्टेप्स के अंदर होता है, ठीक है ना। कौन से 3 स्टेप्स हैं भाई? देखो जरा कौन से 3 स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो मेरा होता है वो होता है चेन इनिशिएशन, ठीक है। चेन इनिशिएशन होता है उसका सबसे पहला स्टेप। आई होप ये कलर विजिबल होगा आप लोगों को। लेट मी चेक इफ दिस इज विजिबल और नॉट। इट इज एब्सोल्युटली विजिबल। चेन इनिशिएशन होता है सबसे पहला स्टेप। मैं बता दूं, फ्री रेडिकल, ये जो सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन है, ये कंटिन्यूस चलने वाली रिएक्शन होती है जब तक आपका सबस्ट्रेट खत्म ना हो, या जब तक आपका रिएजेंट खत्म ना हो, यानी रिएक्टेंट खत्म ना हो, तब तक ये रिएक्शन अपने आप चलती चली जाती है, और ये अपने आप शुरू नहीं होती। इसको शुरू करने के लिए हमें कुछ चीजें वहां पर डालनी पड़ती है, और उन चीजों को हम इनिशिएटर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्यान रखो, इनिशिएटर्स, ठीक है। इनिशिएटर डब्बे के अंदर आपने डाला, आपने अपना सबस्ट्रेट डाला, आपने अपना रिएजेंट डाला, साथ में इनिशिएटर डालो, थोड़ा सा हीट करना पड़ता है, डिपेंड करता है आपने कौन सा रिएजेंट यहाँ पर यूज किया हुआ है। आप हीट जैसे ही उसको करोगे, अकॉर्डिंगली, रिएजेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है, हीट करोगे, रिएक्शन विल स्टार्ट और रिएक्शन विल कंटिन्यू टू गो ऑन। कब तक? जब तक आप उसको स्टॉप नहीं करोगे या रिएजेंट रिएक्टेंट खत्म नहीं होगा, तब तक वो रिएक्शन चलती चले जाएगी, प्रोडक्ट बनते चले जाएगा, कंटिन्यूअस चलती है, चेन रिएक्शन होती है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए भी एक चीज डालनी पड़ती है। शुरू करने के लिए डाला था इनिशिएटर, बंद करने के लिए डालते हैं इनहिबिटर। क्या होता है, कौन कौन लोग हैं ये बताऊंगी धीरे धीरे, ठीक है ना। खत्म करने के लिए डालते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या करते हैं पता है क्या? या तो इस रिएक्शन को बहुत स्लो कर देते हैं, या तो फिर इस रिएक्शन को खत्म कर देते हैं। बहुत सारे टाइप के इनहिबिटर्स आते हैं, अलग अलग तरह के इनहिबिटर्स अलग अलग तरह का काम करते हैं, ठीक है। बात करेंगे इनहिबिटर्स और इनिशिएटर्स पे। पहले मैं इसकी स्टेप्स बता रही थी, कौन कौन से स्टेप में ये कैरी फॉरवर्ड होती है। तो सबसे पहली स्टेप होती है चेन इनिशिएशन, जिसमें रेडिकल बनने की शुरुआत होती है, ठीक है। यानी कि
आपको इसी स्टेप में डाल देना पड़ता है इनिशिएटर, या मैं ऐसा कहूं कि जैसे ही आपने डब्बे के अंदर इनिशिएटर डाला हमारी पहली स्टेप शुरू हो गई, विच इज नथिंग बट चेन इनिशिएशन। ठीक है, जैसे ही चेन इनिशिएट हुई उसके बाद हमारी अगली स्टेप होती है जिसको हम कहते हैं चेन प्रोपोगेशन। ठीक है ना, क्या कहते हैं बेटा इसको? चेन प्रोपोगेशन। चेन शुरू, रिएक्शन शुरू हो गई, उसके बाद चेन प्रोपोगेट होगी। प्रोपोगेट करना यानी इधर उधर सबको फैलाना, ठीक है ना, एनडीटीवी न्यूज चैनल बन जाना। वैसे ही होगा यहाँ पर भी, जैसे ही ऊपर रेडिकल्स बन के तैयार हो गए, अगली स्टेप में एक रेडिकल दूसरे को रेडिकल करेगा, फिर एक रेडिकल दूसरे को रेडिकल, इस तरीके से रेडिकल जो है वो प्रोपोगेट होता चला जाएगा पूरे डब्बे के अंदर, सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के अंदर, सारे रिएक्टिंग स्पीशीज के अंदर वो रेडिकल 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 बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से पहली स्टेप इज चेन इनिशिएशन, दूसरी स्टेप इज चेन प्रोपोगेशन। वहीं अगर मैं तीसरे स्टेप की बात करूं तो भाई अब रिएक्शन जन्म जन्म तक चलती थोड़ी रहेगी, ठीक है ना, नहीं तो पता चला कि युग बीत गए और रिएक्शन चलती चले जा रही है, चलती चले जा रही है, तो उसको रोकने के लिए भी तो कुछ चीजें डालनी पड़ेगी। जैसे मैंने कहा था इनहिबिटर्स होते हैं जो कि रिएक्शन को या तो एक्सट्रीमली स्लो डाउन कर देते हैं या तो फिर रिएक्शन को स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, सो हमें करना होता है चेन को टर्मिनेट। So ये होती है step chain termination. So here we have 3 steps in which free radical substitution take place. One is chain initiation, second is chain propagation, whereas third is chain termination. ठीक है, अब ये steps कैसे होती है, क्या होती है? अगर मैं आप लोगों के साथ मैकेनिज्म की बात करूं, ठीक है, तो देखो जरा मैं इसको ऊपर लेके जाती हूँ और यहाँ पर मैं मैकेनिज्म की बात कर लेती हूँ कि भैया किस प्रकार से हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होने वाला है। ठीक है, देखो जरा, सबसे पहला स्टेप मैंने तुम्हें कहा था कि चेन इनिशिएशन होता है। चेन इनिशिएशन होता है, ठीक है, चेन इनिशिएशन होता है। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें हमें कुछ इनिशिएटर्स डालने पड़ेंगे और इसमें हमारे रेडिकल्स बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, मान लो मैंने कोई वाई स्पीशी ली है या मैंने कोई Y2 स्पीशी ली है, इसमें मैंने एक प्रकार का इनिशिएटर डाल दिया, इनिशिएटर। ठीक है, इसमें मैंने एक प्रकार का इनिशिएटर डाल दिया। इनिशिएटर कौन कौन से होते हैं मैंने कहा ना, बताती हूँ अभी। ठीक है, ये इनिशिएटर क्या करेगा, तो ये इनिशिएटर हमारा जो Y है, Y के रेडिकल्स प्रोड्यूस करेगा। किस प्रकार रेडिकल्स प्रोड्यूस करेगा? Y के पास क्या हुआ करता था, Y के पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हुआ करते थे जो कि बॉन्ड पेयर्स भी कहलाते हैं। तो ये इनिशिएटर कुछ इस प्रकार काम करेगा कि ये Y अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, ये Y अपना इलेक्ट्रॉन ले ले। देखो मैंने हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन ही दोनों के पास जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पास Y का एक रेडिकल और अरे भाई और Y का दूसरा रेडिकल, यानी 2 Y के रेडिकल आ जाएंगे। ठीक है, यही जो चीज यहाँ बन गई है, बस यही कहलाते हैं फ्री रेडिकल्स। किसके फ्री रेडिकल्स बने हैं? वो बने हैं किसके? Y के फ्री रेडिकल्स। ठीक है, Y के फ्री रेडिकल्स यहाँ पे रेडी हो गए, चेन हमारी इनिशिएट हो चुकी है। अब ये Y के फ्री रेडिकल डब्बे में जैसे ही बन गए, अब ये धूम मचाएंगे। अब ये दूसरों को भी रेडिकल करेंगे। वो सुना होगा ना कि भाई एक मछली क्या कुछ तालाब को कुछ गंदा वंदा करती है, कुछ ऐसा है। ठीक है, वैसे ही होगा, एक रेडिकल पूरे मॉलिक्यूल्स को रेडिकल फैला देगा। ठीक है, जैसे एक कोरोना का मरीज क्या करता है, वो जितने लोगों को टच करता है तो कोरोना कर देता है। वैसे ही एक रेडिकल कर देगा। जैसे कोरोना का प्रोपोगेशन होता है वैसे ही रेडिकल का प्रोपोगेशन होगा। ठीक है, तो चलो फटाफट लेते हैं स्टेप 2 बढ़िया ब्लैक कलर से। नेक्स्ट इज चेन प्रोपोगेशन। चेन को प्रोपोगेट करो। ठीक है, हमने लिया यहाँ पे Y का रेडिकल, साथ में हमारे था कौन? अल्केन, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है किसकी? कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है अल्केन की। तो यहाँ पर ये RH में कह देती हूँ
को, ठीक है। RH आई एम टेकिंग RH, R इज अल्काइल ग्रुप एंड RH कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को अफेक्ट करेगा, यहाँ पर भी वही होने वाला है, ये रेडिकल है तो ये भी रेडिकल बनेंगे, फिर क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसको, इसका इलेक्ट्रॉन इसको, ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी और हमारे पास R रेडिकल और H रेडिकल बन जाएगा। अब ये जो मेरे पास यहाँ 2 Y रेडिकल थे, ये 2 Y रेडिकल क्या करेंगे, ये 2 Y रेडिकल एक जो है वो R से जुड़ जाएगा, दूसरा जो है वो H से जुड़ जाएगा, या वो H से भी जुड़ सकता है, उसकी मर्जी है, H से नहीं जुड़ना है तो वो R से भी जुड़ सकता है, उसकी मर्जी है, इस तरीके से। अब क्योंकि मेरे पास 2 Y तो रहेंगे नहीं रेडिकल, ठीक है, मेरे पास तो बहुत सारे Y रहेंगे, तो क्या होगा, RY, YY, HY, R में भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस होगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन, कॉन्टे वाले कार्बन को लग गया, बीच वाले कार्बन को लग गया, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, वो सब बन सकते हैं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ना है तो कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे टाइप के प्रोडक्ट्स, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स वहां पर पॉसिबल हो जाते हैं। अब ये जो इतनी धूम अंदर मच रही है, ठीक है, ये जो इतना आतंक अंदर मच रहा है, उसको रोकने के लिए कोरोना का वैक्सीन जैसे लाना जरूरी है, वैसे ही यहाँ पर इनहिबिटर डालना जरूरी है, ठीक है, इनहिबिटर डालना जरूरी है। तो चलो यार पहले इनहिबिटर डाल देते हैं, मस्त। थर्ड प्रोसेस, चेन को रोको, कोरोना को रोको, चेन टर्मिनेशन, ठीक है, चेन टर्मिनेट किया मैंने। अब चेन टर्मिनेट कर रही हूं तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, कौन है भाई जो धूम मचा रहा है, X या Y रेडिकल है जो धूम मचा रहा है, ठीक है, तो Y रेडिकल है जो धूम मचा रहा है, तो क्या होगा, कुछ ऐसा डाल दो, कुछ ऐसा डाल दो जो कि चेन को टर्मिनेट कर दे। R रेडिकल है जो धूम मचा रहा है, ठीक है, चेन टर्मिनेशन कर दो, जिससे क्या होगा, हमारा जो Y रेडिकल था वहां पर, हमारा जो Y रेडिकल था वहां पर वो H रेडिकल से मिलकर या तो YH बना ले, या R रेडिकल फिर R रेडिकल से मिलकर RR बना ले, या Y रेडिकल फिर Y रेडिकल से मिलकर YY यानी Y2 बना ले, या फिर H रेडिकल फिर H रेडिकल फिर H रेडिकल से मिलकर H2 बना ले। सो देयर कैन बी लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स जो कि बन सकते हैं, ठीक है, और इन सारे प्रोडक्ट्स की मदद से हमारी चेन जो है वो खत्म होती चली जाएगी। यहाँ पर कुछ और भी चीजें डालते हैं, इनहिबिटर्स मैं बात कर रही हूँ, बार बार इनहिबिटर्स की आऊंगी, इनहिबिटर्स पे, ठीक है, बताऊंगी क्या चीज होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, चेन को सबसे पहले इनिशिएट किया, यानी सबसे पहले आग लगाई, कोरोना मतलब पहले वो बनाया, वायरस बनाया, उसके बाद उसको लोगों में फैलाया, फिर जब बहुत ज्यादा धूम मच गई तो हमने उसका वैक्सीन निकाल दिया, ठीक है, हमने वही किया, चेन को इनिशिएट किया, फिर हमने चेन को प्रोपोगेट किया, फिर हमने चेन को टर्मिनेट किया। आई होप समझ पाए होंगे, ठीक है। इसी का एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन कि मैम ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है, मैम कौन है ऐसे लोग जो अल्केन के साथ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो भाई साहब हैलोजेंस हैं ऐसे लोग जो अल्केन के साथ इस तरीके से रिएक्ट करते हैं। नहीं लिखा होगा तो लिख लो फटाफट, फिर मैं इसकी एप्लीकेशन बताती हूँ जल्दी से, ठीक है ना, मेक इट फास्ट। सो पॉज करके लिख लेना आप लोग, आगे बढ़ते हैं। ओके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कौन है ऐसे लोग, तो मैंने कहा हैलोजेंस हैं ऐसे लोग जो कि अल्केन के साथ इस तरीके से रिएक्शन करते हैं। तो वो जो रिएक्शन है जिसमें हैलोजन इस तरीके की रिएक्शन करते हैं, उस रिएक्शन को हैलोजिनेशन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है भाई, हैलोजिनेशन। मैम एक हैलोजिनेशन हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, हाँ बिल्कुल पढ़ा था भाई। हैलोजन का मतलब, हैलोजिनेशन का मतलब होता है हैलोजन का ऐड होना, एडिशन ऑफ हैलोजन इज नथिंग बट हैलोजिनेशन। वो कई प्रकार से हो सकता है, बेंजीन रहेगा तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक बनकर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा, इलेक्ट्रोफाइल बनकर के वो ऐड होगा बेंजीन के ऊपर, क्योंकि बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच। तो क्लोरीन क्लोरीन प्लस बनकर आया था, ब्रोमीन ब्रोमीन प्लस बनकर आया था, याद करो जरा, ठीक है, क्योंकि बेंजीन वैसे रिएक्ट करता है, बेंजीन लोन इलेक्ट्रॉन पेयर देकर रिएक्ट करता है, प्रोटॉन देकर रिएक्ट करता है, जबकि यहाँ पर अल्केन बहुत ढीठ है, अल्केन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, अल्केन तो इजीली रिएक्ट भी नहीं करता। तो क्लोरीन बोला ठीक है भाई, अल्केन को फ्री रेडिकल पसंद है, मैं फ्री रेडिकल बन के आऊंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अल्केन आएगा फ्री रेडिकल बन के, और फिर हाइड्रोजन को भगाएगा और फिर से करेगा
सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, खुद आके हाइड्रोजन की जगह बैठेगा, पर अब की बार जो वो क्लोरीन आएगा वो बन के आएगा फ्री रेडिकल। तो हैलोजिनेशन यहाँ पर होने वाला है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ठीक है ना। किसमें, ये हमें देखना है अल्केन्स में, तो सबसे पहले देखना होगा, ठीक है, अल्केन्स में। अल्केन्स में सबसे पहले हमें हैलोजिनेशन देखना है। देखते हैं, अल्केन ले लेते हैं, ठीक है। अल्केन में हमने कोई RH अल्केन ले लो आप, यहाँ पर आप कोई अच्छा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, लेके दिखाऊंगी। साथ में आप X2 ले लो, यहाँ पे X2 फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है, पर सबकी अपनी अपनी कंडीशंस हैं, सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, बताऊंगी, डिस्कस करूंगी, ठीक है। मान लो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हाइड्रोजन निकला, RH लग गया और साथ में HX बन गया। आप अगर देखोगे हाइड्रोजन निकल गया, बेघर हो गया और हैलोजन ने उसकी जगह यहाँ पर ले ली है। कैसे हुआ, मैकेनिज्म बताओ मैम, हमको तो बिना मैकेनिज्म के चमकता ही नहीं है कुछ। ठीक है भाई, चमकाते हैं, मैकेनिज्म बताते हैं, देखो, ठीक है। मैकेनिज्म की अगर बात करूं तो फिर अभी बताया कि फ्री रेडिकल से होगा, 3 स्टेप में होगा। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले होगा चेन की शुरुआत, चेन इनिशिएशन होगा मैम, ठीक है। चेन इनिशिएट करा दी भाई, चेन इनिशिएट करा दी। कैसे कराई, तो हमने लिया मैम हैलोजन, ठीक है, ले लिया, ठीक है। बीच में 2 इलेक्ट्रॉन थे, हाँ थे। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने इसमें डाल दी सनलाइट, H न्यू, फोटोन, फोटोन, फोटोन आया, हैलोजन को तोड़ दिया, ठीक है। सनलाइट हमने यहाँ पर लगा दी। अब सनलाइट लगा दी तो क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन इसको गया, इसका इलेक्ट्रॉन इसको गया, लो भाई तैयार हो गए 2 फ्री रेडिकल। खा लो इनको, खाओ मत, तुम थोड़ी खाओगे, अल्केन खाएगा, ठीक है। अब चेन हो गई इनिशिएट। अब क्या करेंगे, अब धूम मचाएंगे, चेन को करेंगे प्रोपोगेट। तो अब होगा चेन प्रोपोगेशन, चेन को कराओ प्रोपोगेट, ठीक है। अब चेन को कराओगे जब प्रोपोगेट तो क्या होगा, रेडिकल अल्केन को रेडिकल करेगा, जैसे पहले Y ने किया था, अभी पिछले वाले में बताया था, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये मेरा अल्केन था RH प्लस X रेडिकल है। अब फिर से क्या होगा, देखो, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इसके पास, क्या तैयार हो जाएगा यहाँ पे, देखो जरा, अरे क्या तैयार हो जाएगा यहाँ पे, देखो जरा, यहाँ पे तैयार हो जाएगा RH और H रेडिकल तैयार हो जाएगा। X रेडिकल एक्स्ट्रा है तो XH जुड़ जाएंगे या HH जुड़ जाएंगे, कुछ भी हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। सो इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करूँ थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन, ठीक है। चेन टर्मिनेशन रिएक्शन, अब चेन टर्मिनेशन है तो क्या करेंगे भाई, चेन टर्मिनेशन है तो टर्मिनेट करो, ठीक है। क्या करेंगे चेन टर्मिनेशन में, तो सिंपल है, आपका जो X रेडिकल है उसे H रेडिकल के साथ जोड़कर XH बना दो, या जो हमारा R रेडिकल है उसे फिर अगेन R रेडिकल के साथ जोड़कर RR बना दो। देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ अल्केन, देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट, RX एज वेल एज RR अल्केन, ठीक है। बट RR अल्केन थोड़ा कम बनता है, वाई, बिकॉज हम टर्मिनेट करने के लिए डालते हैं इनहिबिटर्स, ठीक है। देखो बताती हूँ क्या होते हैं इनहिबिटर्स, बता ही देती हूँ अब तुम्हें। यहाँ पर हम लोग फॉर टर्मिनेशन वी एड इनहिबिटर्स, हम लोग ऐड करते हैं इनहिबिटर्स, ठीक है। इनहिबिटर्स में हमारे पास सबसे अच्छा इनहिबिटर जो होता है, वैसे तो कई प्रकार के इनहिबिटर होते हैं, बट ऑक्सीजन जो होता है हमारा O2 जो होता है, इट्स अ वेरी गुड इनहिबिटर, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है इनहिबिटर्स के बारे में, तो ऑक्सीजन जो होता है वो अच्छा इनहिबिटर होता है। वो क्या करता है, वो कुछ देर के लिए रिएक्शन को कंट्रोल कर लेता है, स्लो डाउन कर लेता है, कुछ ही देर के लिए करता है, ठीक है। बाद में रिएक्शन वापस उसके स्पीड से चलती जाती है, तो कुछ ही देर के लिए वो रिएक्शन को स्लो डाउन कर लेता है, तब तक कि आपको मौका मिल जाता है कि आप प्रोडक्ट को बाहर निकाल लें या रिएक्टेंट को बाहर निकाल लें, ठीक है। सो इस तरीके से वी ऐड इनहिबिटर्स विच आइदर स्लोज डाउन द केमिकल रिएक्शन, या तो वो स्लो कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन को,
और स्टॉप्स द रिएक्शन। आइदर स्लो कर लेते हैं या स्टॉप कर लेते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, ऑक्सीजन इज एन इनहिबिटर, वो एक इनहिबिटर है। इनिशियली क्या कर लेता है वो स्लो कर लेता है। इनिशियली इट स्लोज डाउन द रिएक्शन। जैसे ही उसे डाला डब्बे के अंदर, वो क्या कर लेगा, वो रिएक्शन को थोड़ा सा स्लो डाउन करके रखेगा कुछ समय के लिए, फिर रिएक्शन को वापस वो उसके पेस पे शुरू कर देता है, ठीक है ना। सो ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर इनहिबिटर हो जाता है। अब जब इनहिबिटर की बात मैंने बता ही दी है तो फिर मैं इनिशिएटर के बारे में भी बता देती हूँ। देखो इनिशिएटर क्या होता है यहाँ पर वो भी बता देती हूँ, ठीक है। इनिशिएटर्स आर केमिकल्स which added to reaction mixture में हम लोग ऐड करते हैं to क्या फॉर्म करते हैं, to form the radical को फॉर्म कर लेते हैं at चेन इनिशिएशन स्टेप में हम लोग उसको ऐड करते हैं, ठीक है, ताकि रिएक्शन जो है वो इनिशिएट कर दे। कौन इनिशिएटर्स, कौन कौन होते हैं इनिशिएटर्स, तो कई सारे होते हैं। जैसे कि अब सनलाइट की बात कर दी मैंने, हालांकि सनलाइट जो है वो केमिकल नहीं है, बट सनलाइट फोटोन जो है वो कर देता है फ्री रेडिकल रिएक्शन में, वो रेडिकल्स बना देता है, ठीक है। उसके बाद परऑक्सी ईस्टर्स होते हैं, परऑक्सी ईस्टर्स, ठीक है। जैसे कि ये बेंजोइल ईस्टर हो गया या कोई और ईस्टर हो गया। जैसे नॉर्मल ईस्टर ये होता है, ठीक है, COOR यानी OOR होता है। पर अगर परऑक्सी ईस्टर की बात करूँ तो यहाँ पर परऑक्सी बॉन्ड होता है। ये परऑक्सी बॉन्ड जो होता है वही परऑक्सी बॉन्ड एक्चुअली रेडिकल का फॉर्मेशन करने के काम आता है। ये हो गया परऑक्सी ईस्टर हो गया। या फिर परऑक्साइड्स जो होते हैं, परऑक्साइड्स भी, यानी जब मान लो ROOR, ठीक है, ये परऑक्साइड्स भी जो है ये भी रेडिकल फॉर्मेशन में मदद करते हैं, ये भी रेडिकल की फॉर्मेशन करते हैं। परऑक्सी ईस्टर्स भी रेडिकल की फॉर्मेशन करते हैं, सनलाइट भी रेडिकल की फॉर्मेशन करती है। ये सभी इनिशिएटर्स कहलाते हैं। इन्हें जब हम फर्स्ट स्टेप में डालते हैं, चेन इनिशिएशन स्टेप में, तब वो हमें रेडिकल की फॉर्मेशन करके देते हैं, ठीक है। अब चेन प्रोपोगेशन की बात करूं, जैसे ही रेडिकल की फॉर्मेशन होती है वैसे ही जो हमारी चेन है, ठीक है ना, वो आगे आगे बढ़नी शुरू हो जाती है, चेन प्रोपोगेट होनी शुरू हो जाती है। फिर टर्मिनेशन की बात करूं तो चेन टर्मिनेट भी कुछ समय में, जब हम टर्मिनेटर्स डालते हैं तो चेन टर्मिनेट हो जाती है, ठीक है। सो इस तरीके से चलता है हमारा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जिसमें मैंने बताया आपको हैलोजनेशन। तो अब मैम क्या ये सारे हैलोजेंस रिएक्ट कर देते हैं क्या? देखो बताया जाए आपको हैलोजेंस के बारे में, ठीक है ना। कौन से हैलोजेंस रिएक्ट करते हैं यही बता देती हूँ, अगर आप लोगों का लिखना हो गया हो तो, ठीक है। अगर मैं रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस की बात करूँ कि मैम कौन से हैलोजेंस यहाँ पर ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, कि मैम कौन से वाले हैलोजेंस जो हैं वो बढ़िया प्रोडक्ट देते हैं हमको हैलोजनेशन का, हम क्या सारे हैलोजेंस से रिएक्शन करवा सकते हैं क्या? तो देखो भाई, रिएक्टिविटी कुछ इस तरीके की होती है। F2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। F2 इतना ज्यादा रिएक्ट करता है, अगर मैं बात करूं, यहाँ पे नहीं लिखती मैं, इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। F2 रिएक्ट विगरसली, यानी वो इतना ज्यादा रिएक्ट करता है कि एकदम आग वाग लगा देता है, धूम धूम मचा देता है। इनफैक्ट ये इतना भयंकर रिएक्टिव होता है कि इसको तो रेडिकल बनाने के लिए सनलाइट की भी जरूरत नहीं पड़ती, ये तो डार्क में ही काम शुरू कर देता है। सनलाइट नहीं भी रहेगी, अंधेरा भी रहेगा, तो भी ये पूरी धूम मचाएगा। भयंकर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है। F2 रिएक्ट विगरसली इवन इन डार्क, यानी कि वो बहुत ज़्यादा विगरस रिएक्शन करता है डार्क में भी, ठीक है। एंड डू नॉट नीड, इसको कोई ज़रूरत नहीं है किसकी, डू नॉट नीड सनलाइट फॉर रिएक्शन,
है ना, उसको रिएक्शन करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। एंड रिएक्शन इज़ वेरी एक्सोथर्मिक, बहुत एक्सोथर्मिक, यानी कि बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है रिएक्शन के दौरान। इसीलिए F2 के साथ रिएक्शन, फ्लोरिनेशन के साथ रिएक्शन प्रेफर नहीं की जाती। क्यों नहीं प्रेफर की जाती? भाई बहुत आग वाग लगा देता है, धूम धूम मचा देता है, हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। इसीलिए F2 के साथ रिएक्शन शुभ नहीं होती, अच्छी नहीं होती। F2 के साथ रिएक्शन लोग प्रेफर नहीं करते। सो इसीलिए फ्लोरिनेशन इज नॉट प्रेफर्ड, वो प्रेफर नहीं की जाती। ओके भाई साहब। फिर क्लोरीन ब्रोमीन, हाँ क्लोरीन ब्रोमीन बढ़िया रिएक्ट करते हैं। क्लोरीन की रिएक्टिविटी ब्रोमीन से ज़्यादा है। क्लोरीन फास्ट रिएक्शन करता है, ब्रोमीन थोड़ी स्लो करता है। क्लोरीन ब्रोमीन बढ़िया रिएक्शन करते हैं। एंड व्हाट अबाउट आयोडीन? आयोडीन यानी आयोडिनेशन जो होता है, उसका जब रेडिकल बनता है तो वो रेडिकल अच्छा नहीं बन पाता, वो रेडिकल अनस्टेबल होता है, वो रेडिकल रिवर्सिबल रिएक्शन कर देता है। आयोडीन कभी भी अच्छा रेडिकल फॉर्म नहीं करता, ठीक है। आयोडीन बहुत रद्दी आयोडिनेशन करता है। इसीलिए जब भी हम आयोडीन यूज करते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करते हैं। याद करो पिछले लेक्चर में जब बेंजीन वाला बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक, तभी भी आयोडीन के साथ मैंने यूज किया था HNO3 HiO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। यहाँ पर भी वही यूज करना पड़ता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसके बिना आयोडीन हलता नहीं जगह से, बहुत लाल डीट किस्म का होता है, ठीक है। सो आयोडीन के केस में बता देती हूँ, देखो I2, या अगर मैं बात करूं फॉर आयोडिनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। लाइक HNO3 HiO3 are used because iodine cannot form stable free radical, वो अच्छे free radical नहीं बनाता। and the reaction becomes reversible, जो हमारी रिएक्शन है वो रिवर्सिबल हो जाती है। अगर मैंने I2 को रखा, इसको अगर मैंने H न्यू दिया और अगर इसने मान लो कि रेडिकल बना दिया, तो ये ऐसे रिवर्सिबल टाइप की रिएक्शन करेगा, ये अच्छी आयोडिनेशन की रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। सो इसीलिए मुझे अगर रिएक्शन करानी है किसके साथ, अल्केन के साथ, ठीक है। अगर मुझे इसको अल्केन के साथ रिएक्शन करानी है, RH के साथ मुझे अगर I2 लगाना है, तो मुझे यहाँ पर HiO3 और HNO3 टाइप की चीज़ें डालनी पड़ेगी, तब जाकर के मेरा Ri यानी कि आयोडो अल्केन और HI बनेगा। पर ये जो बना है, ठीक है, ये जो बना है ये फ्री रेडिकल से नहीं बनेगा। यहाँ पर आयोडीन का फ्री रेडिकल नहीं बना है, यहाँ पर I पॉजिटिव बना है यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक टाइप का बना है। अल्केन्स फ्री रेडिकल ही करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक टाइप की रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए ये आयोडिनेशन नहीं करवाई जाती, ठीक है। हैलोजिनेशन की अगर बात करें तो क्लोरिनेशन ब्रोमिनेशन ही प्रेफर्ड होता है, आयोडिनेशन और फ्लोरिनेशन प्रेफर्ड नहीं होता, क्योंकि फ्लोरीन भयंकर तरीके से रिएक्ट करता है, आयोडीन जगह से ही नहीं हलता। इतना एक कुछ ज्यादा ही तूफान है, उसके अंदर कुछ ज्यादा ही कीड़ा है और दूसरे के कोई एक्टिवनेस ही नहीं है, ठीक है। आयोडीन एकदम हलाल है। तो इस तरीके से अगर मुझे हैलोजिनेशन करानी है अल्कीन की, तो क्लोरिनेशन एंड ब्रोमिनेशन आर प्रेफर्ड, ठीक है। सो इस तरीके से ये हो गया हमारा आयोडिनेशन, ठीक है। अगर मैं इसमें चाहूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर मिथेन लिया हुआ है, ठीक है, और मैंने साथ में आयोडीन ले लिया, तो क्या होगा, यहाँ पर HiO3 आयोडिक एसिड मैंने लिया है, HNO3 यहाँ पर ये लिया है, ये क्या बना देगा, ये इस तरीके से एक हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस कर दिया और आयोडीन लगा लिया, इस तरीके से आयोडो इथेन मुझे यहाँ पर मिल गया, ठीक है। वहीं अगर मैं फ्लोरिनेशन या ब्रोमिनेशन की बात करूँ तो देखो ज़रा, इसी चीज़ को मैं बढ़िया यहाँ पर फ्लोरिनेशन करा देती हूँ। देखो
यहाँ पर अगर मैं फ्लोरिनेशन कराऊं तो क्या होगा, यहाँ पर तो मेरे को सनलाइट भी नहीं लेने की ज़रूरत है, डार्क रखा है मैंने, ठीक है। डार्क रूम में भी ये बढ़िया रिएक्ट करता है, CH3 CH2, यहाँ पर CH2 लग गया फ्लोरीन और बन गया साथ में HF, ठीक है। डार्क में भी बहुत रिएक्शन करता है, हालांकि ये दोनों चीज़ें प्रेफर नहीं की जाती, फिर बता रही हूँ, ठीक है। वैसे ही अगर मैं बात करूँ क्लोरिनेशन की तो क्या होगा, तो भाई क्लोरिनेशन की मान लो मैंने इस तरीके से बात की है ना, क्लोरिनेशन की बात की, Cl2 क्या होगा, सनलाइट लगाया, ठीक है, सनलाइट लगाया, यहाँ पर कुछ टेम्परेचर देना पड़ता है मुझे, शायद कुछ 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, ठीक है। कुछ टेम्परेचर मुझे उसको देना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। इट विल गिव मी अ प्रोडक्ट लाइक दिस CH2Cl, ठीक है, इस तरीके का प्रोडक्ट देगा। मैंने यहाँ पर एक ही बार Cl की रिएक्शन की है क्योंकि दोनों के दोनों मेरे पास लिमिटिंग थे, ठीक है। वैसे ही सेम तरीके से ब्रोमिनेशन भी हो जाएगा, ऐसे ही जैसे क्लोरिनेशन हुआ है, यहाँ पर साथ में HCl बना दो, बन जाएगा, ठीक है। अब क्या मैम क्लोरीन अगर मैंने ज़्यादा डाल दिया तो क्या इसी पे बार बार क्लोरीन नहीं लगेगा क्या, मैम रेडिकल बन रहा है ना, तो रेडिकल तो हो सकता है और एक बार हाइड्रोजन निकाल ले, रेडिकल है तो हो सकता है और एक बार हाइड्रोजन निकाल ले, ऐसा भी तो हो सकता है कि सारे हाइड्रोजन निकाल ले, बिल्कुल हो सकता है यार, बिल्कुल हो सकता है। देखो बताती हूँ, मान लो कि मेरे पास यहाँ पर इस तरीके का मीथेन है, मान लो, सबसे अच्छे से हम इसको मीथेन में एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास मीथेन है और मेरे पास क्लोरीन है बढ़िया एक्सेस में, ठीक है, और मैंने मस्त इसको सनलाइट यानी कि फोटोन दिया हुआ है और मैंने इसको बढ़िया हीट वीट भी कर दिया, सारी ऑप्टिमम कंडीशंस दे दी। अब क्या होगा, अब चेन इनिशिएशन होगा, ठीक है, चेन इनिशिएशन होगा, क्लोरीन रेडिकल बनेगा, फिर क्या होगा, चेन प्रोपोगेशन होगा, क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा, क्लोरीन रेडिकल यहाँ पे भी रेडिकल बनाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि भाई वो दोनों जुड़ जाएंगे, क्लोरोमीथेन बन जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर फर्दर वही रिएक्शन हो सकती है, पॉसिबल है। देखो मान लो कि ये एक हाइड्रोजन निकला सबसे पहले, तो क्या बनेगा, तो भाई मान लो इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा, CHHHCl और HCl, ये मान लो एक स्टेप से प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अच्छा पहले एक काम करती हूँ, एक केस बताती हूँ जिसमें क्लोरीन एक्सेस में नहीं है, जिसमें दोनों बराबर क्वांटिटी में है। पहले मैकेनिज्म के साथ एक केस बता देती हूँ, फिर एक्सेस वाला इसके साथ बताती हूँ, ठीक है। अभी मैंने उसको एक्सेस वाला केस इसके बाद बताऊंगी, ठीक है। ये कैसे हुआ इसको मैकेनिज्म के साथ एक बार बता देती हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल लेके हमने अभी भी मैकेनिज्म नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं स्टेप 1 की बात करूँ, मैकेनिज्म देखें अगर इसका कि कैसे हुआ है ये, तो स्टेप 1 में सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, वही चेन को इनिशिएट कर लेते हैं। तो चेन को इनिशिएट कर लेंगे, चेन को इनिशिएट कैसे करेंगे, तो क्लोरीन था, साथ में लिया H न्यू, इनिशिएशन हुआ, रेडिकल बन गए बढ़िया से। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में होगा चेन प्रोपोगेशन, चेन का प्रोपोगेशन हुआ है, चेन का प्रोपोगेशन हुआ है, तो फिर कैसे होगा, चेन प्रोपोगेट होगी, यानी जो हमारा रेडिकल था वो क्या करेगा, वो हमारे ये वाले हाइड्रोजन को भी रेडिकल करेगा, और साथ में हमारे पास यहाँ पर मिथिल रेडिकल बना लेगा और हाइड्रोजन रेडिकल, ठीक है। तो ये जो मिथिल रेडिकल है वो दरअसल क्या करेगा, वो दरअसल ये जो मिथिल रेडिकल है वो दरअसल हमारे क्लोराइड रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा और बना लेगा CH3Cl और HCl, जो भी अगर हमारे पास बचा हुआ है तो, ठीक है। HCl अगले स्टेप में बना लेते हैं, है ना। फिर क्या होगा, स्टेप 3 में क्या होगा, स्टेप 3 में होगा चेन टर्मिनेशन, चेन मर जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगी, ठीक है, चेन टर्मिनेशन हो जाएगा। यानी क्या होगा, यानी सिंपल हमारा जो CH3 रेडिकल था और साथ में हाइड्रोजन रेडिकल है, साथ में क्लोरीन रेडिकल है, वो क्या बना सकता है, वो या तो CH3 जुड़ जाए, या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए, या तो क्लोरीन जुड़ जाए, या तो हाइड्रोजन क्लोरीन जुड़ जाए, या तो CH3Cl फिर वापस जुड़ जाए। ऑल द पॉसिबल प्रोडक्ट्स विल फॉर्म इन द थर्ड स्टेप। ये सब प्रोडक्ट्स को आप यहाँ भी लिख सकते हो, माइनर प्रोडक्ट्स होते हैं वो, माइनर प्रोडक्ट्स मतलब कम क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चेन टर्मिनेशन हमारा हो सकता है। उसके बाद अगर बात करूं कि मैम अगर हमने एक्सेस में ले लिया किसी भी चीज को, इसको एक्सेस में ले लिया तो क्या होगा, इसको एक्सेस में ले लिया तो क्या होगा, ध्यान दो इसमें क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। मान लो मैंने अगर इफ X2 is taken in
एक्सेस, मान लो कि अगर मैंने उसको एक्सेस में ले लिया, क्लोरीन को एक्सेस में ले लिया, ठीक है, तब क्या होगा देखना जरा। फिर मिथेन ही लेती हूँ, है ना, Cl2 को ले लेती हूँ एक्सेस में। इन दैट केस मेरे पास बहुत सारे क्लोरीन रेडिकल्स हैं, बहुत सारे भयंकर क्लोरीन रेडिकल्स प्रोड्यूस हो गए हैं। तब क्या होगा, तब यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, एक हाइड्रोजन निकला, बन क्या गया, बन गया CH3Cl और साथ में HCl। अभी भी बहुत क्लोरीन है, अभी भी शांति नहीं मिल रही है क्लोरीन रेडिकल्स को, अभी भी शांति नहीं मिल रही है क्लोरीन रेडिकल्स को। अभी भी क्या होगा, अब क्लोरीन रेडिकल इसको रेडिकल बनाएंगे, ठीक है, अभी भी वो रिएक्शन चलती चली जाएगी, अभी भी और क्लोरीन रेडिकल है, और हाइड्रोजन निकालेंगे, और हाइड्रोजन निकलेंगे, 2 ही हाइड्रोजन बचेंगे, 2 क्लोरीन रेडिकल बन जाएंगे। अभी भी क्योंकि क्लोरीन एक्सेस में था, अभी भी शांति नहीं मिली, और क्लोरीन रेडिकल हैं, और क्लोरीन रेडिकल और धूम मचाएंगे, फिर हाइड्रोजन को निकालेंगे, फिर क्लोरीन लगा देंगे, 3 क्लोरीन लग गए। ओ माय गॉड, और क्लोरीन है मेरे पास, बहुत क्लोरीन है, एक्सेस में लिया है मैंने, क्लोरीनमय हो गई जिंदगी मेरी, ठीक है। फिर से क्या होगा, फिर से हाइड्रोजन निकल जाएगा, फिर से क्या होगा, फिर क्लोरीन लग जाएगा। तो इस तरीके से आई विल गेट CCl4, यानी कि अगर मैंने हैलोजन एक्सेस में ले लिया तो जितने हाइड्रोजन अवेलेबल है सब धीरे धीरे करके रिप्लेस हो जाएंगे और सब जगह हैलोजन लग जाएगा। समझ में आता है, अगर हैलोजन एक्सेस में ले लिया तो। अच्छा, फिर अगर हैलोजन एक्सेस में नहीं लिया मैम, हमने तो अल्काइल ग्रुप एक्सेस में ले लिया, अब क्या होगा। अगर अल्काइल ग्रुप एक्सेस में लेते हो तो हैलोजन तो लिमिटेड है, हैलोजन के रेडिकल लिमिटेड है। अब हर अल्काइल ग्रुप के साथ हैलोजन का एक एक रिप्लेसमेंट तो होना ही है, एक एक सब्स्टिट्यूशन तो होना ही है। तब सिंगल मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, वो वाला जो सबसे स्टेबल होगा। समझ में आता है, मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। देखो बताती हूँ, लेते हैं एक बढ़िया एग्जांपल, यही वाला एग्जांपल लेते हैं पहले, फिर और भी लेके बताऊंगी, ठीक है। देखो मान लो मैंने लिया हुआ है फिर से मिथेन, और फिर मैंने लिया हुआ है क्लोरीन। अब की बार मिथेन इज टेकन इन एक्सेस, ठीक है, क्लोरीन के रेडिकल्स लिमिटेड है। अब की बार क्या होगा, अब की बार हर मिथेन में से एक एक हाइड्रोजन को निकलना पड़ेगा और मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, मोनोक्लोरिनेटेड मिथेन यहाँ पर बनेगा, एक ही क्लोरीन चिपकेगा हर मिथेन में। समझ में आता है, मोनोक्लोरिनेटेड मिथेन यहाँ पर बन जाएगा। सो याद रखो, अगर हैलोजन हाइड्रोकार्बन अल्केन में लेते हो तो मोनोक्लोरिनेटेड बनेगा, मोनोहैलोजिनेटेड बनेगा। अगर हैलोजन एक्सेस में लेते हो तो क्या होगा वहाँ पर, हैलोजन अगर एक्सेस में लेते हो तो वहाँ पर मल्टी हैलोजन, यानी सारे के सारे हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकते हैं, इसकी भी पॉसिबिलिटी वहाँ पर है, ठीक है। सो अब आगे बात करते हैं कि मैम यहाँ तो आप सब कार्बन कार्बन एक ही कार्बन वाले बता रहे हो, मैम अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कार्बन है तब क्या होगा, ठीक है, एक से ज़्यादा कार्बन है तब कैसे प्रोडक्ट बनेंगे। देखो बताती हूँ, मान लो मेरे पास एक से ज़्यादा कार्बन है, मान लो मेरे पास यहाँ पर एक से ज़्यादा टाइप का हाइड्रोजन है, कहने का मतलब मान लो मेरे पास यहाँ पर है प्रोपेन, मैंने ले लिया ये, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, मान लो यहाँ पे मैंने सनलाइट भी ले ली, अब क्या होगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देते हो तो हमारे पास 2 तरह के हाइड्रोजन्स हैं, एक तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन है और दूसरा ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है। तो मैम कौन रिप्लेस होगा फिर, मैम प्राइमरी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा या सेकेंडरी हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। तो इसके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ, नोट करके लिख लो, रिएक्टिविटी लिख लो जरा, रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन लिख लो टूवर्ड्स फ्री रेडिकल। कौन सा कार्बन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन अपना हाइड्रोजन सबसे फास्ट देने की पॉसिबिलिटी रखता है, ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में अगर मैं बात करूं। सो कौन सा कार्बन है जो सबसे पहले अपना हाइड्रोजन देगा। हमेशा ये याद रखें कि जो सेकेंडरी कार्बन होता है, ठीक है, वो हमेशा इन दोनों में से पहले देगा। अगर टर्शरी अवेलेबल होता तो वो पहले देता। तो टर्शरी कार्बन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, यानी टर्शरी हाइड्रोजन है अगर आपके पास तो वो सबसे पहले रिमूव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी कार्बन और उसके बाद प्राइमरी कार्बन, दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। सबसे पहले टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर लास्ट में प्राइमरी कार्बन की बात हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकेंडरी, यहाँ पर टर्शरी है ना, तो अब दोनों तरह के प्रोडक्ट बनेंगे,
ओके, दोनों तरह के प्रोडक्ट बना दो। CH3 C, यहाँ पे एक H बचा है, CH3 यहाँ पर एक बार Cl लग जाएगा, CH3 C, ये H2 यहाँ पर एक बार Cl लग जाएगा। ठीक है, एक बार प्राइमरी क्लोरो बन जाएगा, एक बार सेकेंडरी क्लोरो प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, कितना कितना बनेगा? तो भाई वो डिसाइड होता है, एक और यहाँ पर ऑर्डर होती है, ठीक है, उसको कहते हैं सिलेक्टिविटी, सिलेक्टिविटी ऑफ हैलोजन। क्या है भाई ये सिलेक्टिविटी ऑफ हैलोजन? ये हैलोजन्स भी जो होते हैं ये बहुत ही शातिर होते हैं। ठीक है, देखो बताती हूँ सिलेक्टिविटी। अगर मैं बात करूँ तो ब्रोमीन की Br2 की सिलेक्टिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है, ऐसा कहते हैं। अभी ऊपर एक ऑर्डर बताया था जिसमें क्लोरीन के तरफ मगरमच्छ का मुंह था, दैट वाज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी में फर्क होता है। ठीक है, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं तो मेरा क्लोरीन मुझे ज्यादा रिएक्टिव दिखता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा क्लोरीन होता है वो ज्यादा फास्ट प्रोडक्ट बनाएगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन। ब्रोमीन प्रोडक्ट स्लो बनाएगा जबकि क्लोरीन प्रोडक्ट फास्ट बनाएगा। ठीक है, तो ब्रोमीन प्रोडक्ट स्लो बनाएगा और क्लोरीन प्रोडक्ट फास्ट बनाएगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन डाल देती तो स्लो रिएक्शन होती, हाँ बिल्कुल होती, क्लोरीन वाली फास्ट होती। पर ब्रोमीन ज्यादा सिलेक्ट करके प्रोडक्ट बनाएगा जबकि क्लोरीन इतना सिलेक्ट करके प्रोडक्ट नहीं बनाता। ठीक है, ज्यादा स्टेबल ये वाला बनेगा क्योंकि ज्यादा फ्री रेडिकल, दोनों में से कौन सा स्टेबल बनेगा? सेकेंडरी फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल बनेगा, इंडक्टिव इफेक्ट लगा लो। ये वाला कम स्टेबल बनेगा। तो ब्रोमीन रिएक्शन करने से पहले प्रॉपरली देखेगा कि भाई साहब ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है क्या। अगर प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल बन रहा है तो ही मैक्सिमम क्वांटिटी में ब्रोमीन प्रोडक्ट बनाएगा, अदरवाइज ब्रोमीन मैक्सिमम क्वांटिटी में वो वाला प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। जबकि क्लोरीन कंफ्यूज हो जाता है, क्लोरीन को समझ नहीं आता कि कौन सा मैक्सिमम क्वांटिटी में बनाना है। क्लोरीन दोनों आसपास बना लेता है। अगर इसकी बात करूं तो इसका मान लो अगर कुछ 55% बनता है तो इसका भी 45% बनेगा, या इसका 60% बनता है तो उसका भी 40% बनेगा। यानी मैं ये बताना चाह रही हूं कि किसी की भी बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग यील्ड नहीं मिलेगी आपको क्लोरीन के केस में। ठीक है, अगर मैं यही रिएक्शन ब्रोमीन के केस में कराती, सेम यही रिएक्शन अगर मैं ब्रोमीन के केस में बनाती, तब क्या होता देखते आप लोग। ब्रोमीन के केस में यही रिएक्शन करवाती तब भी वही होता कि भाई सेकेंडरी सब्सटीट्यूटेड यहाँ पर ब्रोमो बनता और यहाँ पर फिर से ये वाले सब्सटीट्यूशन पे ब्रोमीन लग जाता। ठीक है ना, उस केस में मैक्सिमम प्रोडक्ट ये वाला बनता। ठीक है ना, मैक्सिमम ये वाला प्रोडक्ट बनता और बहुत कम क्वांटिटी में ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बनता। यानी कि ये वाला प्रोडक्ट अगर मैं देखूं तो ये वाला प्रोडक्ट मेरा 90% के आसपास बनता, ये वाला प्रोडक्ट मेरा 10% के आसपास बनता। मैंने ये सारी चीजें कैलकुलेट नहीं की हुई है, मैं सिर्फ एक टेंटेटिव डेटा आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि अप्रोक्सीमेटली सबसे ज्यादा अमाउंट में यही प्रोडक्ट बनता। ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं, मान लो अगर मेरे पास कोई टर्शरी रेडिकल होता, मान लो इस तरीके का कुछ होता, है ना, इस तरीके का कुछ होता, तो यहां पर अगर मैं मान लो क्लोरीन लगाती तो फिर मेरे पास दो प्रकार के हाइड्रोजन है, देखो प्राइमरी एंड दिस इज टर्शरी। तो क्लोरीन जब रिएक्शन करता वही सनलाइट डालनी पड़ती, यहाँ पर भी सनलाइट डालनी पड़ती। ठीक है, यहाँ पर जब क्लोरीन रिएक्शन करता तो कैसे करता देखो, फिर वही बात, दो प्रोडक्ट बनाएगा, एक बार यहाँ लगाएगा Cl, ठीक है, और दूसरा यहाँ लगाएगा, है ना, प्राइमरी पे लगाएगा। इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि दिख जाए आपको। और वहीं अगर ब्रोमीन की बात करूं, ब्रोमीन भी ऐसे ही दोनों बनाएगा, देखो वही सारी चीज। एक काम करते हैं इसी के साथ हम ब्रोमीन को भी रिएक्शन करा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, अब यहाँ पर भी दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, फिर वही CH3 C CH3 CH3, यहाँ पे Br और यहाँ पर भी सेम प्रोडक्ट CH3 C CH3, यहाँ पर लग जाएगा Br। ठीक है, अब अगर इसकी बात करूं तो ये ऑलमोस्ट 99% मिलेगा, बहुत कम अप्रोक्सीमेटली 1% बहुत कम ट्रेसेस में वो मिलेगा, है ना। ट्रेसेस यानी
बहुत ही कम, अगर 100 मॉलिक्यूल मेरे पास हैं तो 100 मॉलिक्यूल में से वो वाली जो मेरा मॉलिक्यूल है, कौन सा वाला, प्राइमरी वाला, ठीक है, उसके मुझे ऑलमोस्ट 99 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, जबकि इसके मुझे पूरा, मतलब इसके मुझे ऑलमोस्ट 99 मॉलिक्यूल मिलेंगे, उसके बहुत ही कम एक आधी मॉलिक्यूल मिलेगा। यानी ब्रोमीन जो है बराबर सिलेक्ट कर रहा है कि मुझे सबसे स्टेबल रेडिकल वहां पे फॉर्म करना है, जबकि क्लोरीन के अगर मैं बात करूं तो अगर क्लोरीन इसका 70% बना रहा है तो इसका भी 30% बनाएगा। अच्छा, अब मुझे अगर काम इसका है, ठीक है, अगर मुझे टर्शरी वाले का काम है, अगर मुझे मोस्ट स्टेबल वाले का काम है, तो क्लोरीन के केस में आप देखेंगे वेस्टेज ज्यादा हो रहा है। क्लोरीन के केस में मुझे मिक्स्ड प्रोडक्ट मिल रहा है, मिक्स्ड हैलोजिनेशन प्रोडक्ट मिल रहा है, जबकि ब्रोमीन के केस में मुझे डोमिनेटिंग एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है जो मेरा सबसे ज्यादा काम का है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि ब्रोमीन जो होता है वो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होता है, क्लोरीन उतना सिलेक्टिव नहीं होता। ठीक है, क्लोरीन जो है फास्ट प्रोडक्ट बना देगा बट वो वेस्टेज ज्यादा करेगा। ठीक है, इसीलिए ब्रोमिनेशन ज्यादा प्रेफर किया जाता है ओवर क्लोरिनेशन। और वहीं एक चीज और आज बताई कि भाई अगर मैं क्या बोलते हैं वो ज्यादा ले रही हूँ, क्या ज्यादा ले रही हूँ, हैलोजन ज्यादा ले रही हूँ, तो मल्टीपल जगहों पे हैलोजन ऐड हो जाएगा, जबकि अगर मैं हाइड्रोकार्बन ज्यादा ले रही हूँ तो मोनो हैलोजनेटेड प्रोडक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, सो इस तरीके से आज हमने देखा, क्या देखा भाई, आज हमने देखा हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। ठीक है, ऐसे ही हम लोग कर सकते हैं हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन भी, हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो अल्कीन का हैलोजिनेशन दो तरीके से होता है। ठीक है, अल्कीन का हैलोजिनेशन दो तरीके से होता है, एक तो जहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है, वहां पर होता है, और दूसरा डबल बॉन्ड के बाजू वाली पोजीशन पे होता है। तो जहां पर डबल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड पे उस पे हैलोजन चिपक रहा है तो उसे एडिशन रिएक्शन कहते हैं। देखो मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे, मैं आपको दो बातें बता रही हूँ। ठीक है, ये मेरे पास अल्कीन है, ये मेरे पास बाजू का कार्बन है ना। मैं दो तरीके से हैलोजन चिपका सकती हूँ। कैसे चिपका सकती हूँ, एक तो मैंने X2 ले लिया, ठीक है, और मैंने क्या किया, ये एक सिग्मा बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड था, पाई बॉन्ड को तोड़ दिया और इस तरीके से यहां पर X चिपका दिया। ये रिएक्शन अलग है, ये इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सो एक तो ये हो सकती है पॉसिबिलिटी, या फिर ये वाले कार्बन पे भी मल्टीपल हाइड्रोजन है मेरे पास। ठीक है, तो ये वाले कार्बन पे एक आधा हाइड्रोजन हटा दो, इसको हम अलाइलिक कार्बन या अलाइलिक पोजीशन कहते हैं। ठीक है, तो और इसको हम विनाइलिक पोजीशन कहते हैं। तो विनाइलिक वाले पे या तो ऐड कर लिया, ठीक है, या तो फिर क्या कर दिया हमने कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है इसको यहां से हटा दिया और यहाँ पे हैलोजन लगा दिया। दिस कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब ये वाली जो है, ठीक है, ये वाली जो है, ये मैं अभी बताने वाली हूँ आपको, ये होती है फ्री रेडिकल से। ये तो एडिशन रिएक्शन है फर्स्ट वाली, ये तो हम अगले क्या बोलते हैं एपिसोड में, एपिसोड नहीं क्या हो गया, वीडियो में, ठीक है ना, अगले वीडियो में देखेंगे। सो फर्स्ट वाली तो हम अगले वीडियो में देखेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से होती है वो, उसमें दो इफेक्ट होते हैं, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, उसमें भी एक्चुअली फ्री रेडिकल आता है, कहीं बताऊंगी, है ना। और ये वाली जो है ये हम आज देखेंगे, विच इज फ्री रेडिकल अलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसके लिए यानी जब मुझे अलाइलिक पोजीशन पे या बेंजाइलिक पोजीशन पे, यानी अगर मेरे पास, पहले तो मैं अलाइलिक पोजीशन यहाँ पे डिफाइन कर दूं। अलाइलिक पोजीशन मेरी क्या होती है, डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये जो कार्बन होता है दिस इज अलाइलिक कार्बन। ठीक है, और वहीं अगर मैं बेंजाइलिक की बात करूं तो बेंजाइलिक पोजीशन कुछ ऐसी होती है, ये बेंजीन है और उसका पड़ोसी वाला कार्बन, दिस इज बेंजाइलिक। ठीक है, सो अलाइलिक और बेंजाइलिक पे अगर मैंने कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है तो इसके लिए मेरे पास स्पेशल रिएजेंट्स होते हैं। इसको जरा हटाती हूँ, इसके लिए मेरे पास स्पेशल रिएजेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके लिए मेरे पास रिएजेंट्स होते हैं, उन्हें कहते हैं NBS, विच इज N ब्रोमो सक्सिनामाइड। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है उसका, जहां तक मुझे याद आता है, ये N ब्रोमो पे सक्सिनामाइड। ठीक है, हाँ कुछ ऐसा ही होता है। और इसी का भाई होता है NCS, विच इज N क्लोरो सक्सिनामाइड। N ब्रोमो सक्सिनामाइड और N क्लोरो सक्सिनामाइड, ऐसे दो रिएजेंट्स होते हैं। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है N क्लोरो का, वो भी कुछ ऐसा ही होता है।
ये दोनों की स्पेशलिटी है, ये हैलोजन ड्रॉप करके जाते हैं, है ना। ब्रोमीन एन क्लोरोसक्सिनामाइड क्लोरीन ड्रॉप करेगा, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड ब्रोमीन ड्रॉप करेगा। कहाँ पे ड्रॉप करके जाएंगे? अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पर। कहाँ पे ड्रॉप करके जाएंगे बेटा? अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरीके का कोई कार्बन है, ठीक है, सो दिस इज माय अलाइलिक कार्बन। अगर मैंने यहाँ पर NBS लगा लिया, ठीक है, NBS लगा लिया, साथ में मुझे पेरोक्साइड भी लगाना पड़ेगा, है ना, और पेरोक्साइड लगा लो या सनलाइट लगा लो, जो भी लगा लो। तो अगर मैंने ऐसा कुछ लगा लिया तो ये क्या करेंगे? ये इस अलाइलिक पोजीशन पर, ठीक है ना, क्या छोड़ के जाएगा? NBS लगाया, ब्रोमीन छोड़ के जाएगा। अगर आप इसी में NCS लगा लेते, ठीक है, और साथ में आप सनलाइट लगा लेते, तो वो क्या छोड़ के जाता भाई? क्लोरीन छोड़ के जाता। या फिर अगर मेरे पास मान लो कि बेंजाइलिक भी है ना, कह रहे हैं वो लोग, या फिर अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का बेंजीन होता और बेंजीन के बाजू में फिर इस तरीके का कार्बन होता, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं लगा लेती NBS, तो वो क्या होता? वो बेंजाइलिक पोजीशन यानी बेंजीन का पड़ोसी जो है वहां पर हमारे लिए ब्रोमीन छोड़ के जाता, ठीक है। बाजू में हाइड्रोजन भी रहेंगे, वो आप लोग लगा सकते हो। सो इस तरीके से क्या कर रहे हैं? ये बेंजाइलिक और अलाइलिक हाइड्रोजन्स को सब्सटीट्यूट कर रहा है। कौन? NBS और NCS, ठीक है। सो इस तरीके से आज हमने जो देखा फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन देखा अल्केन के अंदर, और हमने अलाइलिक पोजीशन पे देखा और बेंजाइलिक पोजीशन पे देखा, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना। आप लोग बढ़िया पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अच्छा लगे, समझ में आए तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। सो अभी मैं आज यहाँ पे ख़त्म करती हूँ चीज़ों को, बिकॉज आई एम अगेन गेटिंग लेट फॉर माई नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन, गुड बाय, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।